स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अब तक की हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि और ग्रामीण समृद्धि पर पोस्ट बजट वेबिनार को किया संबोधित। कहा, इस बजट में नीतियों में निरंतरता के साथ ही विकसित भारत के विजन का भी दर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम में आयोजित एनएक्सटी कॉन्क्लेव में हुए शामिल। कहा, आज वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल का विजन सच्चाई में बदला। उत्तराखंड में चमोली के बर्फीले तूफान में अब भी 7 मजदूर फंसे। मुख्यमंत्री धामी ने जोशीमठ में घायल बीआरओ श्रमिकों से की मुलाकात। रेस्क्यू ऑपरेशन की ली जानकारी। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के बाद गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। राज्यपाल समेत सेना और अर्धसैनिक बल के शीर्ष अधिकारी बैठक में हुए शामिल। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नई दिल्ली में आयोजित 49वें सिविल ऑडिट दिवस समारोह में हुई शामिल। कहा, 2015 से हुए डिजिटलीकरण से देश में आया बड़ा बदलाव। और आइए अब इन सभी खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कृषि और ग्रामीण समृद्धि इस विषय पर बजट उपरांत वेबिनार में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने बजट में पीएम धन धान्य कृषि योजना का ऐलान किया है। इसके तहत देश के 100 सबसे कम कृषि उत्पादकता वाले जिलों पर फोकस किया गया है। हमें देश के एग्रीकल्चर पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल करके और भी बड़े टारगेट तय पाने तक पहुंचना है। इसी दिशा में हमने बजट में पीएम धन धान्य कृषि योजना का ऐलान किया है। ये मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। इसके तहत देश के 100 सबसे कम कृषि उत्पादकता वाले जिले, लो प्रोडक्टिविटी वाले जिलों के विकास पर फोकस किया जाएगा। आप सबने विकास के कई पैरामीटर पर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम से मिले नतीजों को देखा है। इन जिलों को कोलैबोरेशन, गवर्नेंस और हेल्दी कंपटीशन का और कन्वर्जेंस का बहुत फायदा मिल रहा है। मैं चाहूंगा कि आप सभी ऐसे जिलों से मिले परिणामों का अध्ययन करें और उसकी लर्निंग से सीखते हुए पीएम धन धान्य कृषि योजना को इन 100 जिलों में बहुत तेज गति से आगे बढ़ाएं। इससे इन 100 जिलों में किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत करोड़ों गरीबों को घर दिया जा रहा है। स्वामित्व योजना से संपत्ति मालिकों को संपत्ति का अधिकार मिला है। हमारी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम आवास योजना ग्रामीण, इसके तहत करोड़ों गरीबों को घर दिया जा रहा है। स्वामित्व योजना से संपत्ति मालिकों को रिकॉर्ड ऑफ राइट्स मिला है। हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप की आर्थिक ताकत बढ़ाई है, उनको मदद बढ़ाई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से छोटे किसानों और कारोबारियों को फायदा हुआ है। हमने 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है।
हमारे प्रयासों से 1.25 करोड़ से ज्यादा बहनें लखपति दीदी बन चुकी है। इस बजट में ग्रामीण समृद्धि और विकास के कार्यक्रमों के ऐलान से रोजगार के अनेक नए अवसरों की संभावना बनी है। स्किलिंग और टेक्नोलॉजी में निवेश से नए मौके बन रहे हैं। आप सभी इन विषयों पर जरूर चर्चा करें कि कैसे अभी चल रही योजनाओं को और प्रभावी बनाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में एनएक्सटी कॉन्क्लेव में हिस्सा लिया। सम्मेलन में वैश्विक नेता, नीति निर्माता और विविध उद्योगों के विशेषज्ञ भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने न्यूज़एक्स वर्ल्ड चैनल को भी लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि आज के समय में वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल के विजन को सच्चाई में बदलते हुए देख सकते हैं। कई साल पहले मैंने वोकल फॉर लोकल एंड लोकल फॉर ग्लोबल का विजन देश के सामने रखा था। आज हम इस विजन को सच्चाई में बदलते हुए देख रहे हैं। आज हमारे यहां आयुष प्रोडक्ट्स और योग लोकल से ग्लोबल हो गए हैं। दुनिया में कहीं पर भी जाइए, कोई न कोई तो योग को जानने वाला मिलेगा ही। आज भारत के सुपरफूड, हमारा मखाना लोकल से ग्लोबल हो रहा है। भारत के मिलेट्स, श्री अन्न भी लोकल से ग्लोबल हो रहे हैं। साथियों, मिलेट्स ही नहीं, भारत की हल्दी भी लोकल से ग्लोबल हो गई है। भारत दुनिया की 60% से ज्यादा हल्दी की सप्लाई कर रहा है। भारत की कॉफी भी लोकल से ग्लोबल हो गई है। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी एक्सपोर्टर बन गया है। आज भारत के मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, भारत में बनी दवाइयां अपनी ग्लोबल पहचान बना रही हैं। भारत के वर्क फोर्स से वर्ल्ड फोर्स बनने के बदलाव का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत न्यू फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बन गया है। उन्होंने बताया कि देश पहले जिन वस्तुओं का आयात करता था, अब वही उभरता हुआ निर्यात का केंद्र बन रहा है। दशकों तक दुनिया भारत को अपना बैक ऑफिस कहती थी, लेकिन आज भारत न्यू फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बन रहा है। हम सिर्फ वर्कफोर्स नहीं, वर्ल्ड फोर्स बन रहे हैं। कभी हम जिन चीजों का इंपोर्ट करते थे, आज देश उनका इमर्जिंग एक्सपोर्ट हब बन रहा है। जो किसान कभी लोकल मार्केट तक ही सीमित था, आज उसकी फसल पूरी दुनिया के बाजारों तक पहुंच रही है। पुलवामा की स्नो पीस, महाराष्ट्र के पुरंदर फिग्स और कश्मीर के क्रिकेट बैट्स, इनकी डिमांड अब दुनिया में बढ़ रही है। हमारे डिफेंस प्रोडक्ट्स दुनिया को भारतीय इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की ताकत दिखा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स से ऑटोमोबाइल सेक्टर तक दुनिया ने हमारी स्केल को, हमारे सामर्थ्य को देखा है। हम दुनिया को सिर्फ अपने प्रोडक्ट ही नहीं दे रहे हैं, भारत ग्लोबल सप्लाई चेन में एक ट्रस्टेड और रिलायबल पार्टनर भी बन रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते एक दशक के दौरान खत्म किए गए कानूनों का जिक्र किया। उन्होंने पूर्व की सरकारों पर बेफिजूल कानूनों के लागू होने पर चुटकी ली। उन्होंने इसे लेकर तब की मीडिया के रुख की भी आलोचना की। बीते एक दशक में हमने करीब 1,500 ऐसे कानूनों को खत्म किया है जो अपना महत्व खो चुके थे। इनमें से बहुत सारे कानून अंग्रेजी शासन के दौरान बने थे। एक कानून था ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट। इस कानून में प्रावधान था कि अगर पब्लिक प्लेस में 10 लोग डांस करते मिल जाएं तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। और ये कानून देश आजाद होने के बाद 75 साल तक चलता रहा है। यानी शादी के दौरान बारात भी निकले और 10 लोग डांस कर रहे हो तो दूल्हा सहित पुलिस उनको अरेस्ट कर सकती थी। ये कानून हमारी सरकार ने हटाया। मुझे उस समय की सरकार उन नेताओं से कुछ कहना नहीं है, यहां बैठे भी हैं, लेकिन मुझे ज्यादा तो ये लुटियंस जमात पर आश्चर्य होता है। एक खान मार्केट गैंग पर आश्चर्य हो रहा है। ये लोग 75 साल तक ऐसे कानून पर चुप क्यों थे? ये जो आए दिन कोर्ट जाते रहते हैं, पीआईएल के ठेकेदार बने फिरते हैं, ये लोग क्यों चुप थे? तब उनको लिबर्टी ध्यान नहीं आती थी क्या? अगर आज कोई सोचे मोदी ऐसा कानून बनाता तो क्या होता? अरे ये जो ट्रोलर होते हैं ना सोशल मीडिया में, वो भी अगर एक ऐसे ही झूठी खबर चला देते हैं कि मोदी ऐसा कानून बनाने वाला था, आग लगा देते हैं लोग, मोदी के बाल नोच लेते। साथियों, ये हमारी सरकार है जिसने गुलामी के कालखंड के इस कानून को खत्म किया। और दिल्ली की शाम कल जहान खुसरो के साथ बीती। सूफी संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने सूफी परंपरा को इस्लामी और वैदिक संस्कृतियों के बीच अद्भुत पुल बताया। पीएम मोदी ने देशवासियों को रमजान पर्व की मुबारकबाद भी दी। ये रिपोर्ट देखिए। हमारा हिंदुस्तान जन्नत का वो बगीचा है जहां तहजीब का हर रंग फला फूला है। यहां की मिट्टी के मिजाज में ही कुछ खास है। इस उद्गार के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने प्रसिद्ध सूफी कवि और विद्वान अमीर खुसरो की स्मृति में आयोजित जहान खुसरो के 25वें संस्करण में सूफी परंपरा की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में जब सूफी परंपरा आई तो ऐसा लगा कि वे अपनी ही जमीन में आ गई। सूफी परंपरा ने भारत में आने के बाद एक अलग ही पहचान बनाई। प्रधानमंत्री मोदी ने सूफी परंपरा के संतों की उनकी बहुलवादी संदेश के लिए प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने कुरान की आयतें पढ़ी और वेदों को भी सुना। सूफी संतों ने खुद को महज मस्जिदों या खानकाहों तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने पवित्र कुरान के हर्फ पढ़े तो वेदों के स्वर भी सुने। उन्होंने अजान की सदा में भक्ति के गीतों की मिठास को जोड़ी। अलग अलग भाषा, शैली और शब्द, लेकिन संदेश वही। मुझे खुशी है कि आज जहान खुसरो उसी परंपरा की एक आधुनिक पहचान बन गया है। जहान खुसरो समारोह
सूफी संगीत, कविता और नृत्य को समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव है। ये महोत्सव अमीर खुसरो की विरासत का जश्न मनाने के लिए दुनिया भर के कलाकारों को एक मंच प्रदान करता है। हजरत खुसरो ने भारत को उस दौर की दुनिया के तमाम बड़े देशों से महान बताया। उन्होंने संस्कृत को दुनिया की सबसे बेहतरीन भाषा बताया। गुलामी के लंबे कालखंड में जब इतना कुछ तबाह किया गया, अगर आज हम अपने अतीत से परिचित हैं तो इसमें हजरत खुसरो की रचनाओं की बड़ी भूमिका है। इस महोत्सव में प्रधानमंत्री ने हस्त निर्मित वस्तुओं को बढ़ावा देने वाले TEH बाजार का भी जायजा लिया, जिसमें एक जिला एक उत्पाद से जुड़े शिल्प और देश भर के विभिन्न उत्कृष्ट कलाकृतियों के साथ साथ हस्तशिल्प और हथकरघा पर लघु फिल्में आदि प्रदर्शित की गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और दिल्ली की शाम कल जहान खुसरो के साथ बीती। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। संगीत और संस्कृति को समर्पित इस कार्यक्रम का एक वीडियो PM ने साझा किया है। जहान खुसरो का ये सिलसिला अपने 25 साल भी पूरे कर रहा है। इन 25 वर्षों में इस आयोजन का लोगों के जहन में जगह बना लेना, ये अपने आप में इसकी सबसे बड़ी कामयाबी है। जहान खुसरो के इस आयोजन में एक अलग खुशबू है। ये खुशबू हिंदुस्तान की मिट्टी की है। वो हिंदुस्तान जिसकी तुलना हजरत अमीर खुसरो ने जन्नत से की थी। हमारा हिंदुस्तान जन्नत का वो बगीचा है जहां तहजीब का हर रंग फला फूला है। सूफी परंपरा ने न केवल इंसान की रूहानी दूरियों को खत्म किया, बल्कि दुनियावी दूरियों को भी कम किया है। रूमी ने कहा था, शब्दों को ऊंचाई दे, आवाज को नहीं, क्योंकि फूल बारिश में पैदा होते हैं, तूफान में नहीं। खुदा से मैंने अरदास की कि मुझे मोदी को बुला, मोदी को मेरा दोस्त बनाकर भेज दिया। उत्तराखंड के चमोली जिले के माणा में कल हुए भीषण हिमस्खलन में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। अब तक 49 मजदूरों को सुरक्षित निकाला जा चुका है, जबकि 6 मजदूरों की तलाश अभी भी जारी है। आज सुबह ही बचाव अभियान को और तेज कर दिया गया, जिसमें अब तक 10 और मजदूरों को सुरक्षित निकाला गया है। चमोली में मौसम साफ होते ही राहत कार्यों में तेजी लाई गई है। भारतीय सेना, ITBP और SDRF की टीमें बर्फ में दबे मजदूरों की तलाश में जुटी हुई है। बर्फ में दबे एक और घायल मजदूर को ज्योतिर्मठ लाया गया।
जहां उसका इलाज किया जा रहा है। हिमस्खलन को देखते हुए एसडीआरएफ मुख्यालय जौलीग्रांट से अलर्ट जारी किया गया है और हाई एल्टीट्यूड रेस्क्यू टीमों को विशेष रूप से तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने चमोली जिले में चल रहे बचाव अभियान का निरीक्षण करने के बाद आईटी पार्क स्थित आपदा नियंत्रण कक्ष पहुंचकर अधिकारियों के साथ बैठक की। इससे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली के माणा में हिमस्खलन से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण भी किया। इसके बाद सीएम धामी जोशीमठ पहुंचे और उन्होंने घायल बीआरओ श्रमिकों से मुलाकात की। हिमस्खलन में फंसे जिन बीआरओ कर्मियों को बचाया गया है उनमें से 3 का जोशीमठ के आर्मी अस्पताल में इलाज चल रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ चमोली से हमारे संवाददाता निशांत राय जुड़ गए हैं। निशांत, अगर इस वक्त के अपडेट की बात करें, ताजा हालात की बात करें, तो क्या कुछ अपडेट आप हमारे दर्शकों से साझा करेंगे? किस तरह से राहत और बचाव कार्य लगातार आगे बढ़ रहा है? देखिए, सबसे बड़ी अपडेट ये है कि अब 47 जो सुबह तक इन्फॉर्मेशन थी कि 47 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, अब वो संख्या 49 हो गई है और 6 की तलाश जारी है। यानी कि अब 49 श्रमिकों को बाहर निकाला गया है सकुशल। अब केवल बात की जाए तो 7 जो श्रमिक हैं उनको ढूंढना बाकी रह गया है। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद चमोली वो पहुंचे थे और यहाँ ज्योतिमठ में उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक भी की, जो घायल हुए थे उनसे बातचीत भी की, उनके उपचार की भी पूरी जानकारी ली, साथ ही दिशा निर्देश भी दिए तमाम एजेंसीज को किस तरीके से राहत और बचाव का कार्य किया जाए। और मुख्यमंत्री के यहाँ आने के बाद 2 श्रमिकों को और निकाला गया है और लगातार श्रमिकों को निकालने का जो क्रम है वो जारी है और 49 लोगों को निकाला जा चुका है। मात्र 6 लोग अभी फंसे हुए बताए जा रहे हैं। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि शाम तक हो सकता है कि सभी लोगों को सकुशल निकाला जा सके जो कि इस हिमस्खलन से प्रभावित हुए हैं। निशांत, मुख्यमंत्री ने किस तरह के दिशा निर्देश जारी किए हैं और उसके अलावा क्या आसपास के और भी कोई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लोगों को एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हों? देखिए, आज सबसे अच्छी बात है कि उत्तराखंड में मौसम खुला हुआ है और इस समय आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि धूप निकली हुई है। इसी के चलते राहत और बचाव कार्य में तेजी आई है। हालांकि अभी भी मौसम विभाग ने अलर्ट जरूर जारी रखा है और मुख्यमंत्री ने भी तमाम एजेंसीज को, खासकर हाई एल्टीट्यूड पर जो जगह है वहां पर सतर्क रहने को कहा है। और साथ ही प्रशासन भी पूरी तरीके से सतर्क है क्योंकि बारिश के लिए घटाएं जरूर हैं लेकिन धूप निकली हुई है। तो ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि आज ये जो पूरा ऑपरेशन हो जाए। हालांकि आगे के लिए बिल्कुल अलर्ट जरूर जारी है लेकिन अभी कोई ऐसी स्थिति बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। यानी कि मौसम भी कहीं ना कहीं राहत और बचाव कार्य में सहयोग करता हुआ नजर आ रहा है और तेजी से जिस तरह से कार्य किया जा रहा है, उम्मीद है कि बाकी मजदूरों को भी जल्द ही रेस्क्यू कर लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया निशांत, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको बताएं कि नई दिल्ली स्थित प्रेस क्लब में 3 दिवसीय साहित्य महोत्सव का आज दूसरा दिन है। महोत्सव के दूसरे दिन आज किताबों की दुनिया के बीच पुस्तक प्रेमी गोते लगाएंगे, साथ ही महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक संवाद भी होगा। वहीं महोत्सव के पहले दिन कई प्रमुख लेखकों की पुस्तकों का भी विमोचन किया गया। इसी क्रम में प्रेस क्लब का सभागार चर्चित सिनेमा लेखक जयसिंह की गीतकार शैलेंद्र पर आधारित पुस्तक सजनवा बैरी हो गए के विमोचन का गवाह बना। पुस्तक में गीतकार और कवि शैलेंद्र के जीवन के संघर्ष, स्मृतियों की कहानी उन्हीं के गीतों के जरिए बयां की गई। लिटफेस्ट में शैलेंद्र के जीवन पर आधारित इस पुस्तक के प्रति पाठकों में खासा उत्साह और जिज्ञासा देखने को मिली। वहीं पुस्तक के लेखक जयसिंह ने शैलेंद्र पर लिखी किताब को वर्तमान समय के लिए जरूरी बताया। सजनवा बैरी हो गए हमार, गीतकार शैलेंद्र का जीवन और दर्शन। यह किताब मेरे दिल के बहुत करीब है। 2023 में उनको गए 100 साल हो गए। उनके जन्म शताब्दी वर्ष पर शैलेंद्र को मैंने एक श्रद्धांजलि स्वरूप ये प्रयास किया है। इसमें मैंने कोशिश की है कि उनके गैर फिल्मी साहित्यिक जीवन पर और जो मथुरा में उनके 13 साल से ज़्यादा बिताए गए समय पर मैं कुछ अलग से लिखूं, अलग से पाठकों तक कुछ जानकारियां साझा करूं।
और समाचार में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। साइबर अलर्ट में इस बार होगी बात निवेश संबंधी घोटालों की और बताएंगे आपको विस्तार से क्या है क्रिप्टो करेंसी। 99.99% क्रिप्टो करेंसीज ऐसी हैं जो पैसा डूबने के लिए बनाई गई। अल्टीमेटली एक इन्वेस्टमेंट 40 लाख बढ़ाया, कह रहे 40 लाख आपको और डालना पड़ेगा। तब मुझे रियलाइज हो गया कि मैंने ये गलत कर लिया और ये फ्रॉड है। कोई व्हाट्सएप ग्रुप में उनका नाम शामिल हो जाता है। वो खुद एक स्टेज मॉनिटर है। बहुत सारे लोग ऑलरेडी अक्यूज की तरफ से ये पूरा चलाते और पैसा निकाल देते हैं। देखिए साइबर अलर्ट इस शनिवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।